नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, आज की चर्चा में बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक और धुरंधर और इस वक्त मुख्य विपक्षी दल पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की। तो जी हां साथियों, आज की चर्चा में हम जानेंगे कि राहुल गांधी किस तरीके से वो जो है उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और कैसे आज के समय में वो जो है एक सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बने हुए हैं और कैसे उन्हें जो है सत्ता पक्ष से भी चुनौतियों से पार पाना है। इन सब की हम चर्चा करेंगे और आने वाले चुनाव में वो सफल होंगे या नहीं होंगे, तो इस पर हम जानेंगे कि किस तरीके से उनकी जो रणनीति है वो किस पर काम कर रहे हैं और अगला चुनाव उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है और वो सामने खड़े एक मजबूत सत्ता पक्ष को, यानी कि जिसमें मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उसको वो हरा पाने में सक्षम होंगे या नहीं। तो चलिए आज की चर्चा में हम उन पर बात करते हैं। तो साथियों, आपको बता दूं कि वही ये राहुल गांधी जो हैं, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को सोनिया गांधी और राजीव गांधी के संतान के रूप में हुआ था। अपनी दो बहन भाइयों में बड़े राहुल गांधी की जो शिक्षा है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक शिक्षा प्राप्त की हुई है। कैम्ब्रिज से एमफिल की उपाधि उन्होंने प्राप्त की हुई है और इस तरीके से उन्होंने जो है बाहर रह करके अपनी शिक्षा प्राप्त की। लेकिन अगर उनके शुरुआती शिक्षा में देखें तो वो जो है उन्होंने दून से ही अपनी शिक्षा को पाया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें उनके करियर की, तो अगर हम करियर को उनको देखें तो उन्होंने मॉनिटर ग्रुप के साथ में अपनी जो करियर है उनका, यानी कि अपनी जो जीवन यात्रा है उसके साथ उनके साथ शुरू की हुई थी। यानी कि उनके वहाँ पर उन्होंने कुछ दिन जो है काम किया हुआ है और उस वक्त ये जो है राहुल विंसी के नाम से जाने जाते थे। यानी कि वहाँ पर उन्होंने अपना जो नाम बताया था वो राहुल विंसी नाम बताया हुआ था। हालांकि इसको लेकर भी उस वक्त के विपक्ष ने, मतलब जो आज के सत्ता पक्ष या यूं कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी है या तमाम जो राहुल गांधी के विरोधी नेता हैं, उन्होंने उस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ये जो है इन्होंने अपनी मूल भारतीय पहचान को छिपाया हुआ है। हालांकि उन्होंने अपनी सुरक्षा कारणों से इसे बताया हुआ था। इसके बाद राहुल गांधी 2002 में मुंबई की आईटी कंपनी में के निर्देशक मंडल के सदस्य बनते हैं और वहां पर वो जो है कुछ दिन अपनी सेवा देते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी वो शख्स हैं कि जिन्होंने, मतलब जो है शुरू में सीधे तौर पर राजनीति नहीं ज्वाइन की, बल्कि कुछ दिन उन्होंने नौकरी की हुई है, कुछ दिन जॉब किया है और इसके बाद में उन्होंने काफ़ी दिन बाद, लगभग जीवन के 30 से 32 वर्ष की आयु के बीच में उन्होंने राजनीति ज्वाइन किया, जबकि ये उन्हें जो है राजनीति विरासत में मिली हुई थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो बचपन है वो काफ़ी संघर्षमय स्थिति में बीता हुआ है। वो मात्र 14 साल के थे जब उनकी माता, मतलब उनकी जो दादी थी इंदिरा गांधी, और उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये 1984 का साल था और राहुल गांधी उस वक्त जो है बचपन में ही थे और तभी जो है उन्हें खबर मिलती है कि उनकी दादी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद राहुल गांधी कुछ और बड़े होते हैं और जब वो लगभग 20-21 साल के होते हैं तब तक उन्हें खबर मिलती है कि उनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी यानी कि राजीव गांधी जी, उनकी भी हत्या कर दी गई है और ये हत्या होती है तमिलनाडु में। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने अपने शुरुआती दिनों में ही दो बड़ी शख्सियतों को खो दिया और इस देश ने भी दो बड़ी शख्सियतों को खो दिया, जिसमें इंदिरा गांधी का नाम बहुत अहम है। वो एक लौह महिला के नाम से जानी जाती थी, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, जो कि राहुल गांधी की दादी थी। इसके बाद में आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो पहले, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा कारण थे, तो उन्होंने उनकी माता जी ने कहा था कि हम भीख मांग लेंगे लेकिन हम अपने बच्चों को राजनीति में नहीं उतारेंगे और हम राजनीति में नहीं उतरेंगे। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही हुई थी, क्योंकि उन्होंने खुद जो है सोनिया गांधी ने अपने पति को खोया हुआ था। तो इसके पहले मतलब जो है कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जब काफ़ी समय बीत जाता है, कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली जाती है, उधर अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी है, जनसंघ है, वो मजबूत हो रहा था और लगातार उनकी जो छवि है वो बढ़ रही थी। इसी बीच साल 2004 का वर्ष आता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान यानी कि कांग्रेस पार्टी में आत्ममंथन होता है और उस वक्त ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए और उसमें जो है राहुल गांधी को भी अपना योगदान देना चाहिए। उधर जो ये हैं प्रियंका गांधी हैं, प्रियंका गांधी को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि मृत प्राय हो रही कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से जीवंत किया जा सके। हालांकि इसमें जो है सफलता भी मिलती है और इसके बाद साल 2004 का जब चुनाव आता है, तो अपने पिता के क्षेत्र अमेठी से वो जो है, यानी रायबरेली अमेठी का जो क्षेत्र है, वहाँ से वो चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। पहले तो वो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जब उनके कार्यकर्ताओं ने काफ़ी कुछ कहा तो राहुल गांधी इसके लिए राजी हो गए और राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा और वो 1 लाख के भारी अंतर से जो है वो चुनाव जीत भी जाते हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी लगातार, मतलब जो है साल 2014 के मतलब साल 2004 के चुनाव में वहाँ से जीतते हैं और फिर वो कई बार कंटिन्यू जीतते हैं। उनकी माताजी जो थी रायबरेली से, सोनिया गांधी, भी चुनाव जीत जाती हैं, एक बड़े अंतर से चुनाव जीतती हैं। उसके बाद में इस तरीके से
वो जो सरकार बनी थी कई दलों को मिला करके बनी हुई थी, कांग्रेस पार्टी थोड़ा उस तरीके की उसको सीटें नहीं मिली हुई थी। तो इस तरीके से तमाम क्योंकि उस वक्त जो सत्तारूढ़ दल था यानी कि 2004 के से पहले वो अटल जी का था, और अटल जी ने भी अपने समय में एक अच्छी अच्छी छवि के नेता के रूप में जाने जाते थे। तो इस लिहाज से अटल जी हालांकि बहुमत के पाने में नाकामयाब रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उनकी पार्टी ने किया हुआ था। इसके बाद में साल आता है जो है 2009 का। 2009 के साल में जब मतलब 4 साल 5 साल इनके इधर बीत जाते हैं मिली-जुली सरकार के साथ, फिर 2009 का साल आता है। 2009 का जो चुनाव था वो पूर्ण रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। राहुल गांधी ने उसमें बहुत ही तेज़ी के साथ भूमिका निभाई हुई थी, और वो उस वक्त पार्टी के महासचिव भी बना दिए गए थे। और इस तरीके से राहुल गांधी जो है वो मतलब जो है उन्होंने काफ़ी सक्रियता से काम किया था, जनता के बीच में गए थे और इसका लाभ मिला। और साल 2009 में कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा मतलब जो है सीटों के साथ आती है, हालांकि पूर्ण बहुमत पाने में नाकामयाब रहती है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है तमाम अन्य पार्टियों के समर्थन से, चाहे वो वामपंथी हो या सपा हो या अन्य जो तमाम पार्टियां थीं, उनके समर्थन के साथ राहुल मतलब वहाँ पर जो है केंद्र में एक सरकार बनती है। इस बार भी जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं वो मनमोहन सिंह जी बनते हैं। मनमोहन सिंह पहले भी जो है कांग्रेस के शासनकाल में वो जो है वित्त मंत्री रह चुके थे, और उन्होंने उदारीकरण की नीति के लिए उनको जाना जाता था। तो इस तरीके से मनमोहन सिंह एक बार फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये मतलब राहुल गांधी जो है उस वक्त तक गद्दी पर नहीं बैठते हैं। सुरक्षा कारण रहे हों या कुछ कोई अन्य कारण रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। इसके बाद में साल 2014 से लेकर के साल 2009 से लेकर के 14 के बीच में कुछ समीकरण बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में आए दिन घोटालों की खबरें आ रही थी, ताबड़तोड़ एक के बाद एक घोटाले हो रहे थे। उधर सांप्रदायिक हिंसा बिल ने भी जो है कहीं ना कहीं एक लहर बना दी थी कांग्रेस के खिलाफ, और तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हाशिए पर जा रही थी। और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कहीं अन्ना अन्ना आंदोलन भी चल रहा था, और मनमोहन के जो बयान थे कि इस देश पर पहला हक मुस्लिम समाज का है, और इस तरीके की जो चीज़ें थी उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फिराक में थी, और उसने इनका बखूबी फ़ायदा उठाया। और भारतीय जनता पार्टी ने सक्रिय रूप से इन चीज़ों का प्रचार किया, चाहे वो लोकपाल विधायक रहा हो, चाहे वो बाबा रामदेव का आंदोलन रहा हो, चाहे वो मुंबई उस वक्त मुंबई में भी जो बम ब्लास्ट हुए हों, आतंकी हमला हुआ था, जिस तरीके से वहाँ पर तमाम निर्दोष लोग पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर आने के बाद मारे गए थे। उसके बाद में जहाँ जर्मन बेकरी का ब्लास्ट रहा हो, या फिर वो हेमराज जो हमारे शहीद जवान था, जिस तरीके से उसकी उनकी जो है गर्दन काट करके पाकिस्तानी आतंकी ले गए थे, और या फिर निर्भया का जो कांड रहा हो, या फिर जो इस तरीके से 10 साल 2013 में अध्यादेश जो मिला था, वो जो मतलब जो है जिसमें मतलब ये था कि अगर विधायकों को यानी कांग्रेस के जो यानी कि जो सांसद विधायक हैं, अगर उनकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें जेल हो जाएगी। तो उसके बाद में राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक्शन में आते हुए सूत्रों से मतलब मिली खबर के मुताबिक उसे फाड़ा था और उसके खिलाफ बयानबाजी की थी, तो कहीं ना कहीं मतलब उसकी जो प्रति थी उसको फाड़ा था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है लगातार कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रही थी, और उससे उबारने में जो है 2014 के 2009 से और 2014 के बीच में कहीं ना कहीं राहुल गांधी नाकामयाब रहे। और इसके बाद में कांग्रेस की का जो 2014 में आई प्रचंड मोदी लहर में कांग्रेस हाशिए पर चली गई, और उसके बाद से लगातार तमाम कोशिशों के बाद में तब से कांग्रेस की हार का सिलसिला जारी है। वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी अब एक लंबे अरसे से अपनी सरकार नहीं बना पाई है। एक लंबा वक्त हो गया है कि कांग्रेस जो है अभी भी सत्ता पाने के लिए तरस रही है। उसे छोटे छोटे राज्यों में भी तगड़ी फाइट करनी पड़ती है। बहुत सारे छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वो जो है बाजी मार ले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी मतलब कांग्रेस जो है कोई भी करिश्मा करने में नाकामयाब रहती है। हालांकि बीच में जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इत्यादि कई जो राज्य रहे पूर्व में, जिसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, तो हिमाचल का राज्य रहा, तो इन राज्यों में उसे विजय जरूर मिली, लेकिन ये जो जीत थी वो लोकसभा तक नहीं पहुंची। और लोकसभा में चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, दोनों जगह उसे मुँह की खानी पड़ी। और इस तरीके से जो चीज़ें रहीं उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े यानी कि 2014 से यानी 13-14 के दरमियान एक बड़े मुख्य पार्टी की भूमिका दे दी, और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के चेहरों को आगे किया। मोदी खांटी हिंदुत्व की राजनीति और के लिए जाने जाते थे उस वक्त, और लगातार वो जो है चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा बिल को लेकर के वो भले ही यहाँ संसद में नहीं थे, लेकिन उन्होंने गुजरात से ही आवाज़ उठाई थी। और इस तरीके से वो लगातार ऐसे मुद्दों पर खुल करके कांग्रेस को जो है निशाने पर लिया करते थे। और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो ज़मीन थी वो खिसक गई,
और 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए अलॉट किया गया तो प्रचंड बहुमत के साथ मोदी की सरकार बढ़ी। इसके बाद में मोदी जी ने जैसे ही सत्ता में आए तो उसने कांग्रेस ने जहाँ जहाँ कमियाँ छोड़ी हुई थी उन सभी जगहों पर उन्होंने ज़बरदस्त प्रहार करना शुरू किया, ज़मीन से लोगों को जोड़ना शुरू किया, ज़मीन पर काम करना शुरू किया। शायद यही वजह रही कि दो से कभी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी और उसने दोबारा वापसी की। तो आपको बताएं कि अगर मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात करें, जिनको जिनको राहुल गांधी अपने कार्यकाल के दौरान नहीं पकड़ सके, हम उनकी बात करें तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि जैसे ही सरकार बनी तो चाहे वो भले ही अंतर्राष्ट्रीय कारण रहा हो, लेकिन उसके बाद में पेट्रोल में जिस तरीके से गिरावट आ रही थी, यानी अगर हम बात करें 2013 की तो भी 75-85 रुपये लीटर पेट्रोल था और आज 95 रुपये लीटर है। तो इन 10 सालों में लगभग 10 ही रुपये का इजाफा हुआ है, जो कि बड़े पैमाने पर मतलब जिसे जो है काफ़ी नहीं देखा जा सकता है। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आई, जिसकी इसकी वजह से रेट थम गए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो फ़ायदा था वो मोदी सरकार को मिला और उसने इसे बखूबी खपाया। इसके बाद में आगे हम बात करें तो उस एक ऐसा भी दौर था हमारे देश में 2014 से पहले, जब देश में काफ़ी लोगों के पास यानी लगभग जो है 50% आबादी के पास जो है वो बैंक खाते नहीं हुआ करते थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस में इससे चूक हुई और उसके बाद में मोदी जी ने सरकार बनते ही जनधन योजना लागू करते हुए ये जो ज़मीनी काम था खाते खुलवाने वाला, उसे मुफ्त में खुलवाने का प्रयास किया और मतलब मुफ्त में खोलने का आह्वान किया और इसके बाद में हर बैंक में मुफ्त में जनधन योजना के तहत खाते खोले गए। इसके बाद में इससे क्या हुआ, इससे बड़ी चीज़ ये हुई कि जो लोग अपना जो धन था वो घर में रखते थे, बैंक रूपी उनको एक सहारा मिला और वो जमा करने लगे बैंक में। उससे कहीं ना कहीं देश का जो मतलब देश की जो बैंकें हैं वो भी मजबूत हुई, देश का राजस्व भी मजबूत किया और कभी भी मतलब ऐसे पैसे को ज़रूरत पड़ने के हिसाब से सरकार लगा सकती है। बाकी फिर तो उन्हें जनता को देना है तो वो किसी भी तरीके से उन्हें दे भी सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी चाल चली यहाँ पर और एक बड़ा काम किया। इसके बाद में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सरकार ने लागू की, उसमें सिलेंडर वगैरह दिया। फिर इसके बाद में भ्रष्टाचार अगर हम उनके सरकार को देखें तो कोई भी बड़ा घोटाला जो है उनके शासनकाल में अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के ज़रूर बात होती है, राफेल को लेकर के ज़रूर बात होती थी, लेकिन इसके अलावा कहीं पे भी कोई भी ऐसा बड़ा घोटाला सामने नहीं आया जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत को घेरा जा सके। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी विपक्ष के रूप में राहुल गांधी की भूमिका जो है वो नाकामयाब रही। वो लगातार मतलब जो है इन चीज़ों को कवर करने में और इन पर जो है एक राजनीतिक ज़मीन तैयार कर पाने में अपने समय में असफल रहे। और इसके बाद में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही जो है आवास योजना लागू किया और उसके बाद में उस शौचालय में मतलब जो जिस तरीके से उन्होंने ओडीएफ के लिए एक अभियान चलाया, बिजली व्यवस्था का काफ़ी मतलब जो है काम हुआ और जिस तरीके से गाँव में बहुत सारे गाँव हमारे देश में ऐसे थे जब जहाँ बिजली नहीं पहुँची हुई थी, तो उन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी काम हुआ। अनाज जो मुफ्त अनाज वितरण का काम है वो भी बीजेपी मतलब इन्हीं के मोदी के ही शासनकाल में हुआ। इसके बाद हाईवे निर्माण हो, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर तगड़ा जवाब देना रहा हो, चीन से जो चाहे वो डोकलाम का इशू रहा हो या किसी अन्य जगह का इशू रहा हो, भारत जो है भारत ने डटकर मुकाबला किया। तो इन चीज़ों को लेकर भी हालांकि विपक्ष ने इस पर तमाम सवाल जरूर उठाए, लेकिन जब 2019 के नतीजे आए थे तो जनता ने भरपूर वोट दी, मतलब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला था और उसके बाद से लगातार इन चीज़ों को देखा जा रहा है। बॉर्डर तक जो सड़क का निर्माण कार्य था वो भी काफ़ी अच्छा हुआ और धारा 370 का कार्य रहा हो, किसान सम्मान निधि का कार्य रहा हो, हिंदुत्व को लेकर के खुलकर की राजनीति रही हो, ईडब्ल्यूएस का मामला रहा हो, मेक इन इंडिया रहा हो, डिजिटल भारत अभियान रहा हो, मोदी ने जिस तरीके से ग्लोबल छवि अपनी कायम की हुई है जिससे देश का दुनिया में भारत का डंका बजा हो, तो इन चीज़ों को लेकर के भी कहीं ना कहीं कांग्रेस इनमें कमियां निकाल पाने में असफल रही और उसने मतलब राहुल गांधी भी काफ़ी असफल रहे। हालांकि उनके पद कई बार जरूर बदले गए, वो महासचिव से उपाध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष तक बने, लेकिन उसके बाद में भी कोई भी परिवर्तन होने में असफल रहा और कांग्रेस के जो तमाम नेता थे उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया और इस तरीके से जो है कांग्रेस कोई भी बड़ा करिश्मा करने में नाकामयाब रही, जिसकी वजह से बार बार जो है जनता की जो उम्मीदें अभी हाल के चुनाव हुए उसमें भी 3 राज्यों में हिंदी पट्टी के 3 राज्य थे उनमें भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। इसके बाद अगर हम देखें राम मंदिर का मुद्दा रहा हो तो राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद वोट की राजनीति की मतलब उसने वोट की राजनीति का मतलब यह है कि ज़मीन से जैसे मतलब लड़ाई की और उसके बाद में मतलब जो है राम मंदिर के लिए ज़मीन कोर्ट से लेकर के मंदिर बनने तक काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाई, उसके नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो है उद्घाटन की मतलब जो भूमि पूजन करके नींव रखी, फिर उसके बाद में उद्घाटन उन्होंने किया। काशी मथुरा के मामले खुल गए और वहाँ पर भी सर्वे की बात होने लगी, तो इससे कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की जो एक राजनीति है उसको एक धार मिली और उससे उसको एक कहीं ना कहीं एक हवा मिली, जिसने भारतीय जनता पार्टी ने
कांग्रेस यानी राहुल गांधी के मुकाबले अपनी पकड़ मजबूत की, तो ये कुछ चुनौतियां रहीं जिनमें राहुल गांधी को शायद अभी भी डट करके काम करना है और उन्हें इन सब मुद्दों को लेकर के, ज़मीनी जो मुद्दे हैं उन पर संघर्ष करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों के बीच जहाँ भी गैप है वहाँ पर काम होता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राहुल गांधी को सफलता मिल सकती है। इसके बाद में अगर हम देखें, कुछ और चीज़ें देखें, तो जैसे कि कांग्रेस मतलब अभी बात हो रही थी जिस तरीके से मतलब भारत जोड़ो यात्रा हुई, न्याय, और इसके बाद अभी न्याय यात्रा हम देख रहे हैं। मणिपुर में जो महाभारत हुआ था, जिस तरीके से मतलब वहाँ पर बहुत सारा विवाद हुआ, वहाँ पर दंगे फसाद हुए। उसके बाद में कांग्रेस ने इसको लेकर वो प्रचार किया, लेकिन जब हिंदी पट्टी के 3 राज्यों को, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजे आए, तो उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर किसी भी तरीके की यात्रा का फ़ायदा लेने में असफल रही और भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को कोई भी लाभ नहीं मिला। तो इस लिहाज से हिंदी पट्टी ने एक बार फिर जो तीनों राज्य थे वहाँ पर जो है कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी के खाते में अपना जो फैसला था वो सुना दिया। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मौजूद थी। हालांकि अब इंडिया का गठबंधन जरूर है, राहुल गांधी उसको लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। अभी उनकी न्याय यात्रा संपन्न हुई है, अलग अलग राज्यों में न्याय यात्रा गई हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं जदयू से लेकर के कई अलग अलग पार्टियों, उनकी अपनी पार्टियों तक के, वो जो है उन्होंने साथ छोड़ दिया है। तो ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो उसने राहुल गांधी को भी कुछ सबक लेना चाहिए और किसी न किसी लिहाज से काम इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, जिससे कि उनके जो अपने नेता हैं वो उनके साथ बने रहें, सहयोगी दल भी अपने साथ बने रहें, ताकि एक मजबूत विपक्ष के रूप में सत्ता पक्ष यानी इस वक्त के सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी से मजबूत मुकाबला किया जा सके और 2024 के चुनाव में एक अपना डंका बजाया जा सके। इसके बाद में कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, जदयू मैंने कहा अलग हुई है, आरजेडी से मतलब जो आरजेडी है, राजद, हालांकि वो अभी तक मजबूती से खड़ी होती नजर आई है, लेकिन पूर्णिया जैसी सीटों पर जहां पर पप्पू यादव से भी बीच में पप्पू यादव की सीट को लेकर के विपेंच फंसा हुआ था। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर हम जो कि कांग्रेस में ही शामिल हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हम दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो और आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी थी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के भी जो आपसी मतभेद है उससे जो है जनता के बीच में एक अलग संदेश जाता है। उधर ईडी ने एक इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी अरविंद केजरीवाल पर भी अपना शिकंजा कसा हुआ है। अरविंद केजरीवाल अभी मतलब जो है वो जेल गए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को असहज स्थिति में डाल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और मतलब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जब सवाल उठता है तो इंडिया गठबंधन कोई भी पार्टी हो, चाहे वो अलग हुई हो या फिर वो उसके नेता को जेल हुई हो, सभी जगह पर सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी वो जो है इस पर हमला करेगा। उधर समाजवादी पार्टी से हालांकि अभी तालमेल ठीक नज़र आ रहा है, तो और उसको लेकर के राहुल गांधी किस तरीके से काम करते हैं, कितनी बेहतरी करते हैं, ये तो देखने। बसपा हालांकि अलग चुनाव लड़ रही है केंद्र में, मतलब जो है उनकी मतलब जिस तरीके से यूपी में मतलब जो है केंद्र के नेतृत्व की वजह से यूपी में काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस नहीं आ पाई है, तो यूपी में उसे अपनी मजबूती दिखानी होगी, क्योंकि अगर यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें अगर कांग्रेस अच्छे से प्रदर्शन करती है और लड़ती है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि देश की संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई में कांग्रेस वापसी करने में सफल रहेगी। इसके बाद में अगर हम देखें, राहुल गांधी को यहाँ तक की नौबत आ गई बीते चुनाव में, उन्होंने अमेठी तक अपनी जो अमेठी पैतृक सीट थी वो भी उन्हें गंवानी पड़ी वायनाड से। अगर वो 2 सीटों से चुनाव ना लड़े होते तो शायद वो जो है मतलब जो है वो आज वो सांसद भी नहीं होते। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये कमियाँ रहीं। रायबरेली सीट छोड़ने की सोनिया गांधी की बताया जा रहा है। उधर मतलब जिस तरीके से मतलब जहाँ पर सच्चाई हो, मुझे ऐसा लगता है कि राफेल जैसे मुद्दों पर जब कोर्ट वगैरह में बात गई तो बात वो वहाँ पर साबित नहीं हो पाई। उधर तमाम ऐसे मामले भी रहे जिसमें चाहे वो जैसे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, कांग्रेस ने उस पर भी न्योता दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उसका वहाँ का मतलब जो भी कोई भी बड़ा नेता नहीं गया, न्योता ठुकराया भी गया। तो इससे कहीं ना कहीं जो सवर्ण समाज है जिसका जो वोट परसेंट है वो 80% के लगभग है, और अगर वो ही कांग्रेस पार्टी से छिटक जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जो भविष्य है वो आने वाले समय में खराब रहने वाला है। तो इस लिहाज से हालांकि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हुए जरूर जो है वो राहुल गांधी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इससे कोई भी बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब बड़े मुद्दों पर आप पीछे हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगता है कि क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं
जब उन पे पार्टी बोलती है तो या उनके लिए पार्टी खड़ी होती है तो जनता को ऐसा लगता है कि हाँ ये दल हमारे साथ है और ये हमारे लिए बात कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस का जो फोकस है वो अक्सर जो हम 20% अल्पसंख्यकों पर रहता है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका भी फोकस 20% अल्पसंख्यकों को खींचने की तरफ रहता है। जहां 20% है, 16% है, 25% है, लेकिन इस लिहाज से कहीं ना कहीं उसमें बड़ी भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है, मुख्य फोकस है, वो 80% उस पर रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर 80% में मुझे 50% भी मिल गया तो और बाकी ये जो उसमें बाकी दल हैं वो छोटे छोटे में मतलब फाइट कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जाति जनगणना के मुद्दे पर हालांकि कांग्रेस पार्टी बात करती रहती है, लेकिन जाति जनगणना के मामले पे जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बात कही थी और आरक्षण को लेकर के उन्होंने घेरा हुआ था कि खुद पंडित नेहरू कहा करते थे कि मतलब जो है मैं आरक्षण जैसी किसी भी व्यवस्था पे विश्वास नहीं रखता हूँ, तो उसे लेकर भी मतलब वो उस बयान ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को असहज किया हुआ है। उधर जाति जनगणना की बात आने के बाद जो सवर्ण समाज है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नाराज़गी रहती है कि क्योंकि सवर्ण समाज की जो सकल आबादी है वो कम है और उसी वैसे भी जो रिजर्वेशन है वो काफ़ी मतलब जो है 50% रिजर्वेशन के बाद ही 50% पर फाइट करने का मौका मिलता है, और अगर उनमें से किसी बच्चे के नंबर यानी जो रिजर्वेशन वाले बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं तो उसमें भी वो अनरिजर्व कैटेगरी में आकर के वो अपनी फाइट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पलड़ा है वो मतलब उस पर सवर्ण समाज की नाराज़गी देखी जा सकती है, और एक सवर्ण समाज शुरू से ही भाजपा का कोर वोटर माना जा सकता है और उसमें सेंध लगाना काफ़ी मुश्किल जो है नज़र आता है। तो इन सभी मुद्दों को बात के अलावा भी जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम आतंकवाद की बात करें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है तब से देश के अंदर एक भी बम विस्फोट या ब्लास्ट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी कांग्रेस को प्रभावित करती रही हैं। और मतलब उससे सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया हुआ है कि हम देखिए हमारी सरकार जब से बनी हुई है तो हमने इतने आतंकियों का जो है सफाया किया हुआ है और इतना इतना हमने काम किया हुआ है। और देखिए मतलब जो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, सभी अपनी मतलब जो है अपनी औकात में हैं और आज जो है पाकिस्तान में ट्रेड होने की बात कह रहा है। तो इससे इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो दबाव है वो इंटरनेशनल लेवल भारत का देखा जा सकता है और इससे भी कांग्रेस को फ़ायदा मतलब कम मिलना मुश्किल लगता है। तो राहुल गांधी को इन सभी चीज़ों पर इसको समझना होगा, क्योंकि देश की राजनीति अब 2014 से पहले की या 2009 जैसी नहीं रही है। अब आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में जनता जागरूक है। उसे एक बयान वायरल होता है तो वो जनता तक पहुंच जाता है। अगर आप एक भी आपकी पिछली जुबान से भी चीन के पक्ष में एक बयान निकल जाता है तो वो देश के हर बच्चे तक पहुंच जाता है और उसका जो प्रभाव होता है वो सीधे तौर पर पार्टी पर पड़ता है और फिर इसके बाद में उसे पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अभी हम सुप्रिया सीनेत के बयान को ही देखें तो भले ही उन्होंने मतलब जो है एक तरीके से हंसी में, मजाक में या किसी तरीके से जो है कंगना रनौत पर हमला किया होगा, लेकिन बयान निकल गया, अब उसको पूरे नारी अस्मिता के साथ जोड़ दिया गया और अंततः उसका जो परिणाम मतलब उसकी जो स्थिति है वो हम देख सकते हैं। तमाम माफ़ी वगैरह की ही बातें होने लगी। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं जो है अभी एक राहुल गांधी को भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, नई ज़मीनी राजनीति करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया वार से हट करके ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि वो एक बार फिर से वो अपने नेतृत्व में कांग्रेस को जीवंत कर सकें। कांग्रेस को जिस तरीके से 2009 में उन्होंने वापसी करवाई थी, उसी तरीके से 2024 में भी वो वापसी करा सकें। तो रण सामने है, लड़ा जाना है, होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। तो साथियों, राहुल गांधी के मुद्दे पर आज की चर्चा में रखता हूँ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा अगर पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। ओके भाई।